जी हाँ, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आरजे रमझाझर लाइव में। और आज की कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं हम। जैसा कि आप जान रहे हैं, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनज़र लगातार छत्तीसगढ़ में जो ईडी है, सीबीआई है, इन सब के छापे लगातार पड़ रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में एक तरह से उन्होंने अपना तंबू गाड़ रखा है, तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, बिलासपुर में और विशेष जैसे महानगर हमारे छत्तीसगढ़ को अगर परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दुर्ग हो गया। तो ऐसे जगहों पर जो ईडी है, सीबीआई है, इन्होंने अपना तंबू गाड़ के परमानेंट अभी चुनाव तक रहने वाले हैं और लगातार भूपेश बघेल और उसकी योजनाओं और उसके कार्यकर्ताओं पर ये नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो इस प्रकार की बातों को लेकर कई सारे बयान आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी एक बड़ा बयान दिया हुआ है, तो उन बयानों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के लिंक को शेयर बटन दबाकर आप अपने ग्रुपों में, अपने फ़ोन के ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में उसमें शेयर करें ताकि हमारी बातें और भी लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल मैं आपको पहली खबर पढ़ के सुना रहा हूं। मुझे गिरफ्तार किया तो होगा भाजपा का सुपड़ा साफ। ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान जारी कर ये बताया है, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई के छापों से परेशान भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस को, और भूपेश बघेल को, स्पेशल छत्तीसगढ़ को ज्यादातर टारगेट में लाया जा रहा है। और यही वजह है कि भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है। मुझे गिरफ्तार किया तो होगा भाजपा का सुपड़ा साफ। भावनाओं की कद्र कर मंगाया आवेदन, जीतने वाले को ही देने होंगे, देंगे टिकट, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। हमारा काम ही जीत का मूल मंत्र है, हम जवाब देंगे ईडी और सीबीआई को, और जिनके द्वारा ये आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं, इनको हम अपने जीत के आंकड़ों के साथ जवाब देने वाले हैं, ये कहना है भूपेश बघेल जी का। भूपेश बघेल आगे कहते हैं कि हमने पूरे 5 साल जनता की ईमानदारी के साथ सेवा की है। हमारा काम ही जीत का मूल मंत्र है। राज्य सरकार के कामकाज को घरों तक लेकर जाने का काम कार्यकर्ता करते हैं। पोलिंग बूथों के प्रबंधन को लेकर संकल्प शिविर में हमारी बात हो रही है। हमारा बूथ जितना मजबूत होगा, जीत का आधार उतना ही पक्का करेगा। कार्यकर्ता ही हमारे साथी हैं। सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रदेश के खनिज संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हुए सीएम ने कहा कि एसीसीएल के स्वामित्व वाले रायगढ़ जिले के गोरे पेलमा को केंद्र सरकार ने अदानी को सौंप दिया है। अदानी को एसीसीएल में दखल अंदाजी का अवसर नहीं मिलना चाहिए था, इसका खुलकर वे विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अदानी मामला जो है वो बहुत ही गरमाया हुआ था, जिसको लेकर जब कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा जब ये बयान दिया गया और अदानी को घेरने की कोशिश की गई, तो किस प्रकार से आप जान रहे हैं कि संसद से उन्हें बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर बहुत सारे वाद विवाद और बहुत सारे प्रपंच रचे गए। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी सांसदी वापस करते हुए और उन्हें संसद भवन में फिर से भेजा। तो इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी दौरान अगर हम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो इसी दशक में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर वे इंगित कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इंदौर रोजगार मेला में पहुंचे हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में, और उस दौरान उन्होंने कहा कि देश विकास के पथ पर है, नौकरियों के बड़े अवसर दिए जाने हैं, बड़े अवसर दिए जाने हैं। जी हां, जैसा कि उनकी बातें होती हैं कि सबके साथ सबका विकास, और सबका विकास से इनका जो तात्पर्य होता है, ये इनके मित्र मंडली के बारे में ये चर्चा करते हैं। चाहे वो अदानी की बात करें, चाहे वो अपने और कलीजों की बात करें, तो इनके विकास की बात ये करते हैं। बीते दिनों हमने आपको जैसा बताया था कि इन्होंने 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बातें कही है और युवाओं के लिए रोजगार ये उत्पन्न कर रहे हैं। इसी को लेकर यहां पर खबर निकलकर सामने आ रही है कि 51,000 युवाओं को पीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। जी हाँ, ये अभी क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और इन चुनावों के मद्देनजर लगातार युवाओं को रिझाने के लिए हमारे देश के अन्य जो तबके हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करें, आदिवासियों की बात करें, चाहे हम एससी एसटियों की बात करें, तो इनको रिझाने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें अब निकलकर सामने आ रही है, जो कि विगत अगर 5 वर्षों का या 4 वर्षों का हम कार्यकाल या 10 वर्षों का हम कार्यकाल अगर निकाल कर देखें, तो इस प्रकार की चीजें अब तक कहां थी। इतने सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो घूम रहे हैं रोजगार की तलाश में, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था। लेकिन चूंकि अब आगामी दिनों में चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर बड़ी बड़ी घोषणाएं इनके द्वारा की जा रही है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो
नरेंद्र मोदी साहब हों। जी हां, अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो कोटा के कोचिंग संस्था में 2 महीने तक टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। जी हां, कोटा राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। आपको बीते दिनों हमने खबर भी बताया था कि किस प्रकार से वहां पर आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। जी हां, जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए जाते हैं वो उनके द्वारा उस प्रेशर को, या शायद वहां पर इतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है जिसको लेकर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वे उसको झेल नहीं पाते और कहीं ना कहीं आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर जब ये बातें निकलकर सामने आई कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर ये जारी किया गया एक नया फॉर्मूला वहां पर यूज करने की कोशिश की गई कि जहां पर छात्र छात्राएं रहते हैं, जिन हॉस्टलों में रहते हैं, वहां पर बालकनी में जालियां लगाई जाएं ताकि ये वहां से कूद ना सकें। जो पंखे हैं उन पंखों पर भी बाहर से कवर लगाया गया। जैसे आप जानते हैं कि टेबल फैन में पंखे के साथ साथ एक ऊपर से जाली नुमा एक कवर होता है जिससे आप हाथ वगैरह या कोई भी चीज आपका उसमें फंसे ना। तो वैसा ही सीलिंग फैन में भी कवर लगाने के लिए बातें सामने निकलकर आई थी। इसी को लेकर अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 महीने तक अभी टेस्टों पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, टेस्ट जो होते हैं वहां पर कई बार बहुत सारे कोचिंग संस्था हैं जो वीकली टेस्ट लेते हैं, 15 डेज में टेस्ट लेते हैं और कई लोग 30-30 दिनों में टेस्ट लेते हैं। तो अभी ये जो है जिस प्रकार से आत्मदाह के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर अभी टेस्ट लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 महीना कम से कम अभी किसी भी प्रकार का किसी कोचिंग सेंटर में टेस्ट नहीं होगा। मैं आपको खबर आगे पढ़ के बता रहा हूं कि इसी वर्ष 23 छात्र कर चुके हैं खुदकुशी। अधिकारियों के अनुसार कोटा में इस वर्ष अब तक 23 प्रतियोगी छात्राओं के द्वारा आत्महत्या किया जा चुका है। यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। पिछले साल 15 छात्रों ने जानलेवा कदम भी उठाया था जिसमें वे विफल हो गए थे। तो ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। 2 छात्रों की आत्महत्या के बाद यह आदेश जारी किया गया है, जो कि बहुत ही संजीदगी से आपको लेनी चाहिए। अपने बच्चों को जब वहां कोटा भेज रहे हैं तो उसके लिए भी आप उनको पहले मेंटली प्रिपेयर करें, उनको बताएं कि किस प्रकार का वहां पर सिचुएशन होता है, कितना प्रेशर होता है, उस प्रेशर को किस प्रकार से आपको झेलना है। अगर वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो किसी भी प्रकार का जो टेंशन आने वाला है उनके ऊपर, जो दबाव, जो बर्डन आने वाला है पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर या रहने को लेकर, खाने को लेकर, तो उसको वो झेलने के लिए कम से कम पहले से तैयार रहेंगे। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नई पीढ़ी को सौंपी देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की कमान। जी हां, जैसा कि आप जान रहे हैं, रिलायंस धीरूभाई अंबानी के द्वारा शुरू किया गया एक कंपनी जो देश में सर्वोच्च श्रेणी पर आने वाला कंपनी बन बैठा। और अब उनके जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र पौत्र लोग हैं, उनके द्वारा अब इस कंपनी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी के मद्देनजर अभी अपने पौत्रों को जिम्मेदारी उनके कंपनी के दिग्गज लोगों के द्वारा सौंपी गई है। इसी के आधार पर मैं आपको बता दूं कि आकाश अंबानी जो हैं, उन्हें जियो इन्फोकॉम का जिम्मेदारी दिया गया है। इसके साथ ही ईशा अंबानी की अगर बात करें तो उसको रिलायंस रिटेल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम अनंत अंबानी की बात करें तो उनको न्यू एनर्जी, जो पावर जनरेट करती है सौर ऊर्जा से, पेट्रोल और डीजल से, या अन्य किसी भी स्रोत के माध्यम से जो एनर्जी डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी अनंत अंबानी साहब को दिया गया है। इस दौरान नीता अंबानी ने क्या कहा, यह भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नीता अंबानी का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया जिसमें वे कह रही हैं कि किस प्रकार से हमने आज इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया कि देश में हमने इसको, रिलायंस को, एक बड़े कंपनी के रूप में हर क्षेत्र में हमने इसको स्थापित करने में कामयाबी अर्जित की है। अब नई पीढ़ी है, नया दौर है, नई सोच है, नई क्रांति है। इसके मद्देनजर अब युवाओं के हाथ पर, युवाओं के कंधों पर इस कंपनी की जिम्मेदारी को दिया जाना अत्यावश्यक है। ये कहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि नीता अंबानी ने रिलायंस के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। वह रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी रहेंगी। अध्यक्ष तो बनी रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो निदेशक मंडल है वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेतृत्व के लिए टीम के रूप में करेंगे काम। जी हां, उनका कहना है कि बोर्ड में हुए फेरबदल पर मुकेश अंबानी ने कहा, मैं गर्व से कह सकता हूं कि ईशा, आकाश और अनंत ने समर्पण, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है। अन्य निर्देशकों के साथ मिलकर वे समूह को नेतृत्व देने और मार्गदर्शन करने के लिए एक टीम के रूप में जरूर काम करेंगे। जी हां, ये आशाएं और ये आकांक्षाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जारी कर ये कहा गया है। जी हां, अब इस दौरान अगर हम बात करें, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेद
370 को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि उसमें संशोधन होगा। एक बार फिर से जो जम्मू कश्मीर हमने उनको केंद्र शासित प्रदेश जो अभी बनाया हुआ है, उसको एक बार फिर से आजाद करते हुए उसको पूर्व रूप में, उसके मूर्त रूप में आजादी के समय जिस हिसाब से हमने जम्मू कश्मीर को अपना राज्य बनाया था, उस हिसाब से उसको फिर से करने की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में छीने लोगों के मूल अधिकार, जी हाँ, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 35A जो अनुच्छेद है उसके द्वारा जम्मू कश्मीर में जो लागू किया गया है, उसमें जो वहां के नागरिक है, मूल निवासी है, उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं पर यहाँ पे दबाया गया है, कुचला गया है। इसी अनुसार अगर अनुच्छेद 370 पर चल रही सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने की है टिप्पणी। जी हाँ, मैं आपको आगे पढ़ के बता देता हूं। पीठ ने पूछा 370 पर बहस के बाद शिक्षक को क्यों किया निलंबित। जी हाँ, सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि से कहा कि वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात करके यह पता लगाएंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जहूर अहमद भट्ट को अनुच्छेद 370 मामले में संविधान पीठ के समक्ष बहस करने के बाद निलंबित क्यों किया गया। अगर यह अदालत में उनकी उपस्थिति के कारण है तो यह प्रतिशोध हो सकता है, स्वतंत्रता का क्या होगा। जी हाँ, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। पूरा संविधान अब जम्मू कश्मीर पर होता है लागू। अब 35A नहीं है तो आ रहा है निवेश। जी हाँ, 35A जो था उसको हमने वहां पर उसके जो पावर था उसको हमने जीरो कर दिया, जिसके बदौलत अब वहां पर जम्मू कश्मीर में लोग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। स्वतंत्रता से आप घूम सकते हो, वहां पर आप फ्लैट ले सकते हो, वहां पर जमीन ले सकते हो, इस प्रकार की चीजें अब जैसे हम देश के अन्य राज्यों में, अलग हिस्सों में जिस प्रकार से स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, उसी प्रकार से अब जम्मू कश्मीर में भी आप स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। परंतु यहाँ पर 370 जो हटाया गया, तो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जानकारी निकालकर सामने ला रही है या इस बात की तहकीकात करवा रही है कि जब हटाया गया 370 35A तो किन आधारों पर हटाया गया, ये कितना लीगल था या कितना इलीगल था, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बिंदुओं पर वो फोकस करना चाह रही है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले समय पे ये कभी ना कहा जा सके कि इसको जबरदस्ती हटाया गया था। बात इसमें और कुछ भी नहीं है। देश में ऐसे भी लोग हैं जो इसके लगातार विरोध में हैं कि ये तहकीकात क्यों, ये जांच पड़ताल क्यों, लेकिन चूंकि हम संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान के आधार पर हमारा देश चलता है और संविधान के आधार पर हमारी जीवन की दिनचर्या होती है, हमारे कोर्ट और कानून और कचहरियां होती हैं। यही वजह है कि आगे आने वाले जो समय पे जो अभी इतिहास लिखा जा रहा है, लिखित जो इतिहास है, उन बातों को हम लिख सकें जिसके आधार पर 370 या 35A हटाया गया है। इसलिए लगातार इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही है। अधिकारों से वंचित किया गया है, ये कहना है मेहता जी का। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पीठ से कहा, अनुच्छेद 35A के माध्यम से जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के संबंध में एक अलग खंड जोड़ा गया था, जिसके तहत स्थायी निवासियों की जो परिभाषा बनाई गई है उसके दायरे में नहीं आता। आने वालों को सभी मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब तक लोगों को यह विश्वास था कि अनुच्छेद 370 प्रगति में बाधा नहीं है, उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता था। उन्हें बताया गया कि वे विशेष हैं और इसके लिए लड़ने के लिए कहा गया। जी हाँ, जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 और 35A की अगर बात करें तो इस आधार पर जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और विशेष राज्य के दर्जा के आधार पर वहां के लोगों को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। अन्य जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके विशेषाधिकारों की अगर बात करें तो वे सामान्य, जिस प्रकार से हम वोट डाल सकते हैं, हम स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति डेवलप कर सकते हैं, इस प्रकार के जो सामान्य अधिकार जो लोगों के होते हैं, उन अधिकारों से परे एक्स्ट्रा कुछ अधिकार उनको प्राप्त थे जम्मू कश्मीर के रहवासियों को। तो जिसको लेकर जब 370 और 35A जब हटाया गया तो उनके जो विशेषाधिकार थे उनको जीरो किया गया, ताकि हम एक संविधान, एक नियम, एक कानून को फॉलो कर सके। जो पूरे देश में संविधान लागू है वही संविधान वहां पर भी लागू हो। बहरहाल अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, चावल की बात कर लेते हैं। चावल, जैसे आप जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हम अगर अपने भारत देश की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल धान के पैदावार के लिए सर्वाधिक फेमस है।
वहां पर धान का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि अब धान और चावल की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से चावल की राजनीति ने छत्तीसगढ़ को एक प्रखंड राज्य के रूप में उभार कर सामने लाया, जिसके आधार पर यहाँ पर जो राजनीति का एक अगर दायरा अगर हम क्रिएट करें तो वो चावल के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। चाहे वो भाजपा की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें। अगर राज्य की हम बात करें तो आज 23 साल आजादी के बाद या 23 साल मध्य प्रदेश से पृथक होने के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी राजनीति जो है वो चावल के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आती है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी बीपीएल कार्ड धारियों को चावल दिया जा रहा है, 1 रुपए किलो चावल, 10 रुपए वाला कार्ड बना हुआ है, बीपीएल एपीएल कार्ड बना हुआ है, जिसके आधार पर लगातार चावलें सर्कुलेट की जा रही हैं। इन चावलों की अगर बात करें तो राशन कार्ड में भी बहुत सारी धांधलियों की बात आई थी, लेकिन अब इन धांधलियों के आधार पर अब देखिए चावल जो है, पहले ये जो चावल हम खाते हैं वो चावल को हमें जो दिया जाता था वो 10 रुपए किलो चावल मिलता था, 1 रुपए किलो चावल मिलता था। इन चावलों की अगर मार्केट में आप पता करते तो इसका जो रेट होता था वो लगभग 15 से 20 रुपए के आसपास होता था। लेकिन अब इसी चावल का जो रेट है आपको यहाँ पे सरकार इतने में दे रही है। जब आप इसको मार्केट में आप पता करते हैं तो पता चलता है यही अभी 30 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए के आसपास ये चावल जा पहुंचा है। धान की अगर बात करें तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान जो है सर्वाधिक पैदावार वाला फसल है धान, और इस समय धान जो है उस पे आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। धान पे आपको बोनस दिया जा रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के थ्रू आपको बोनस दिया जा रहा है। जो इसका समर्थन मूल्य है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमको धान का मूल्य मिलता है वो 19 रुपए 40 पैसा है। जो 19 रुपए 40 पैसा है वो मोदी जी के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रति क्विंटल धान के आधार पर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो आपको पैसा मिलता है, जब आप 26 रुपए 40 पैसा में जब आप धान बेचते हैं, आप अपने मंडियों में जाकर जब धान बेचते हैं तो आपको 26 रुपए 40 पैसा के आधार पर धान खरीदा जाता है और उसी आधार पर आपको खाते में पैसा दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है 19 रुपए 40 पैसा के बाद का जो पैसा बच रहा है, यही पैसा जो है वो बोनस का पैसा है, जिस पैसा को भूपेश बघेल के द्वारा या कहें कांग्रेस सरकार के द्वारा आपके खातों में डाला जाता है। तो इसी आधार पर आपको बता दें कि अब चावल में अभी ये जो मुद्दा है ये इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि चावल का जो रेट है वो लगातार आसमान छूने लगा है। जो चावल हम यहाँ पर 1 रुपए में हमें जो सरकार दे रही है, वही चावल अब मार्केट में 30 रुपए 32 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब हम धान, जब गर्मी फसल हम लगाते हैं, गर्मी में जब धान लगाते हैं तो उस धान का रेट एक समय था जब हम उसको 1000 रुपए क्विंटल में धान गर्मी में बेचा करते थे। लेकिन अब वही धान इस वर्ष की अगर बात कहें तो हमने उसको लगभग 2200 रुपए 2500 रुपए क्विंटल में हमने धान को बेचा है। तो धान का रेट भी बढ़ रहा है। तो धान के रेट बढ़ने के साथ साथ आपको चावल का भी रेट बढ़ता हुआ बाजार में देख सकते हैं आप। जिस चावल को हम पहले 10 रुपए किलो में खरीदा करते थे, बाजारों की बात कर रहा हूं मैं, 15 रुपए 20 रुपए किलो में हम खरीदा करते थे, उसी चावल का रेट अब 30 रुपए 40 रुपए 50 और 60 रुपए तक जा पहुंचा है। अगर हम बासमती राइस की अगर बात करें तो सादे चावल के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है भारत के द्वारा। अब बासमती चावल के निर्यात पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। भारत में पिछले 1 साल में चावल की कीमतों में 11% की वृद्धि हुई है। ये कहना है जो एजेंसियां हैं जिनके द्वारा ये रिसर्च किया गया है किस प्रकार से चावल के रेट बढ़ रहे हैं, उनके आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं कि 11% चावल के रेटों में वृद्धि हुई है। लेकिन आपको आम जनमानस की अगर बात बताएं तो हकीकत में चावल के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। जिनके पास कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, एपीएल बीपीएल कार्डधारी हैं, उनको वो मोटा अनाज जो है, मोटा चावल जो है, सरना धान जो है, जिसको हम ही बेचते हैं और मंडियों में सरकार को हम बेचते हैं और वही सरकार फिर उसको रिफाइन करने के बाद, उसको कूटने के बाद और उसको वापस से हमको उचित मूल्य की दुकान के आधार पर हमको रिटर्न करती है। और यही वजह है कि अधिकतर लोगों के द्वारा उस चावल को खाया नहीं जाता, उस चावल को सीधे राइस मिलरों को सुपुर्द कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अधिकतर लोगों के द्वारा यह किया जाता है। अधिकतर लोगों से मतलब यह है कि जिनके द्वारा उचित मूल्य या राशन की जो दुकान चलाई जा रही है, सरकारी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा जो दुकान है, उन दुकानदारों के द्वारा इस प्रकार की हरकतें सर्वाधिक
देखने को मिल रही है। क्योंकि ऐसे फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, ऐसे राशन कार्डधारी भी हैं जिनका यहाँ पर नाम तो है, जिनके नाम से राशन तो आ रहा है, उठाया भी जा रहा है, लेकिन राशन उनको पहुंच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ अब मेंबरों की संख्या बढ़ गई है, उनमें से बहुत सारे लोग खत्म हो गए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इनके हक का जो चावल है वो चावल कहाँ जा रहा है, ये मुद्दे की बात है। और इन चावलों को खरीदार भी हैं, इनको चावल को खरीदने या आपको बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास ही जो राशन के दुकान है वहां पर आपको ये चावल बिकता हुआ आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वैश्विक बाजार की आपको बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से चावल की भी महंगाई बढ़ गई है, चावल के भी रेट बढ़ गए हैं। महंगाई और आने वाले चुनाव, ये जो महंगाई है ये आने वाला चुनाव के मद्देनजर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको यहां से फ्री में चावल दिया जा रहा है, लेकिन जब उस चावल को आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। तो आपके मन में ये स्वेच्छा से आएगा कि हाँ, सरकार हमको इतना महंगा चावल फ्री में दे रही है। लेकिन ये कब तक? ये है चुनाव तक। इसलिए भारत की खाद्य कूटनीति का हिस्सा भी है खाद्यान्न। भारत में इस बार मानसून का मौसम भी बहुत नकारात्मक रहा है। कई हिस्सों में तो ऐतिहासिक बारिश और बाढ़ के कारण फसलें तबाह हुई हैं और चावल उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में कीमतें कम रखने के मकसद से ही पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत ने खाद्यान्न निर्यात को अपनी खाद्य कूटनीति का हिस्सा भी बनाया है। 2022 में उसने गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। टूटे चावल का इस्तेमाल जानवरों के चारे के लिए किया जाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। अंत में अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। चांद पर रास्ते में आया बड़ा गड्ढा, प्रज्ञान ने बदला अपना रास्ता। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान पृथ्वी पर रोज नए अपडेट भेज रहा है, नए वीडियो आ रहे हैं, नए फोटोज आ रहे हैं। इसके माध्यम से ये बातें भी निकलकर सामने आई कि जो प्रज्ञान रोवर है उसके रास्ते पर, जहां पे उसको जाना था अपने डेस्टिनेशन तक, वहां पर एक बड़ा गड्ढा आ गया। तो उन्होंने अपना रास्ता बदलते हुए भी फोटो और वीडियो हमें साझा किया है, इसरो को साझा किया है। चांद की सतह एक ऊष्मारोधी दीवार सूर्य की गर्मी को अंदर जाने से रोकती है। जी हाँ, ये चांद की सतह जो है वो ऊष्मारोधी एक दीवार के रूप में काम कर रही है। जैसा कि हमने पिछले खबर में आपको बताया था कि चांद के सतह पर जो टेम्परेचर है उससे आपको 10% कमी आपको नजर आएगी जब सतह के आप अंदर जाएंगे। जब 100 मिलीमीटर जब खुदाई हमारा प्रज्ञान रोवर ने खोद कर देखा तो वहां पर 10 मिलीमीटर या 10 डिग्री टेम्परेचर हमको कम मिला और 10 डिग्री हमको सतह पर ज्यादा मिला। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चांद की जो सतह है वो ऊष्मारोधी के रूप में, एक कवच के रूप में काम कर रहा है। इस दौरान हम आपको बता दें कि चांद के बाद अब इसरो की सूरज पर भी निगाहें हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि किस प्रकार से अब सूरज तक हम अपना यान भेजने वाले हैं। हमने उसको आदित्य नाम दिया है। आदित्य L1 के नाम से ये 2 सितंबर को यहाँ से अभी प्रक्षेपित किया जाएगा। विक्रम साराभाई जो हमारा प्रक्षेपण केंद्र है वहां से उसको भेजा जाएगा। इसरो के द्वारा इस अभियान को शुरू किया जा रहा है और 2 सितंबर मतलब आज 29 अगस्त है, 30 और मतलब 3 दिन के बाद या कहें 4 दिन के बाद इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। हम सूर्य के पास जाने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम उसके कितने करीब जा सकें। जितने करीब हम उसके जाएंगे उतनी सारी बातें हम नया जान पाएंगे, हम दुनिया को जानकारी दे सकेंगे। सूर्य की तरफ पहला यान भेजने वाला भारत बन रहा है। यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड हम कायम करने वाले हैं। जी हाँ, अब इसके बाद आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए तैयार भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को 2 सितंबर को पूर्वाह्न मतलब 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने की सोमवार को घोषणा की है। इस अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन और L1 सूर्य पृथ्वी लॉरेंज बिंदु पर सौर वायु की यथास्थिति अवलोकन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार। तो इस प्रकार से हम वहां पर ये प्रक्षेपित करने वाले हैं। इसके साथ ही एक बड़ी और दुखद खबर फिर से निकलकर सामने आई, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, मां को निर्वस्त्र कर घुमाया गया।
जी हाँ, इस प्रकार के जब मुद्दे हम पेपर पे, टीवी पे, अखबारों पे और सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो बहुत ही जो दिल है बहुत दुखी हो जाता है, मन बहुत कल्पित हो जाता है और मन में एक गुस्सा आता है कि आज के समय पे, इतने आधुनिक समय पर भी इस प्रकार की हरकतें कैसे लोगों के द्वारा कर ली जाती है। जी हाँ, मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। ये मध्य प्रदेश की घटना है, सागर की घटना है, लेकिन चूंकि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस खबर को आप तक साझा कर रहा हूं। दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मां को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। ये बहुत बड़ी घटना है। जैसा कि आप जान रहे हैं मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनके साथ अनैतिक अनाचार किया गया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे साझा कर दिया गया। अगर उस वीडियो को सोशल मीडिया पे साझा नहीं किया गया होता तो शायद किसी प्रकार की जानकारी देशवासियों को, हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन चूंकि वो वीडियो साझा किया गया इसलिए हमारे तक ये जानकारियां आई और हमने जोर शोर से इन बातों को मुखरित करने की कोशिश की, सरकार को बोलने की कोशिश की, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। यही वजह है कि आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, मणिपुर हिंसा और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, या कार्रवाई अगर नहीं भी करते तो कम से कम इस प्रकार की जो हिंसा लगातार हो रही है उस हिंसा के प्रभाव को कम किया जा सकता था। परंतु इन्होंने आज तक इस प्रकार की हरकतें नहीं की और लगातार अपने हर उस चीज पर, जैसे कि आप चंद्रयान-3 के बारे में जान रहे हैं, चंद्रयान-3 का सफलतम जो लैंडिंग है, जो विक्रम रोवर, विक्रम जो हमारा लैंडर है, उन्होंने सफलतम चांद की धरती पर लैंड कर लिया। इस पर मोदी जी इतने क्यों गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और गौरवान्वित अगर इंडियन होते के नाते अगर वो कर भी रहे हैं तो वो क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? क्या उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने उसको भेजा? लेकिन हर जगह पर वो वीडियो पे घुस जाते हैं और अपने उस प्रचार का हिस्सा बना लेते हैं उन घटनाओं को, उन चीजों को। इस पर सबसे ज्यादा गौरवान्वित हम भारतीयों को होना चाहिए, उस हिसाब से उन्हें भी होना चाहिए। परंतु इस पर अगर कोई धन्यवाद का पात्र है, इस पर अगर कोई अगर हम किसी की अगर तारीफ करने की अगर बात करें तो वो इसरो साइंटिस्टों की होनी चाहिए, इसरो प्रमुख की होनी चाहिए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर हर जगह पर वो घुसकर अपना क्रेडिट ले लेते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया और हम ऐसा भी करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो वैसा ही अगर वो उन अच्छी चीजों पे अगर वो घुस रहे हैं तो भी हमको कोई परहेज नहीं, हमारे जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जो हम क्रिटिक्स होते हैं, जो हम मीडिया में हम दोनों तरफ की बातें करते हैं, दोनों की अच्छाइयों की बात भी करते हैं और दोनों की बुराइयों की बात करते हैं। अगर उन्होंने इसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया या लेने की कोशिश कर रहे थे तो कम से कम उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है, तो उसका भी तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए, उनको लेना चाहिए। बहरहाल पुलिस ने 11 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, ये घटना है बीते कल की घटना है और इस आधार पर मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने एक दलित युवक की हत्या कर दी और उसकी मां को निर्वस्त्र कर घुमाया। मृतक की बहन ने इन लोगों के खिलाफ 2019 में यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई थी। परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक आरोपियों ने 18 साल के नितिन अहिरवार को डंडों से पीट पीट कर मार दिया, उसकी मां को निर्वस्त्र कर दिया, उसकी बहन को भी पीटा और परिवार के मकान में तोड़ फोड़ भी किया। पीट पीट कर हत्या और महिला को निर्वस्त्र करने वाले आरोपों के बारे में पूछे जाने पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि युवक की मौत के बाद उसके परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिक में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, पर इस मामले में कुल 13 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, तो देख सकते हैं किस प्रकार से लीपापोती की जाती है। अगर कोई घटना आपके आसपास इस प्रकार से घट रही है तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी संजीदगी उसमें दिखाएं और किसी भी प्रकार से मान मनोबल ना करें, क्योंकि वो छोटी घटना ही आगे चलकर एक बड़े घटना का या बड़ा रूप में आपको दोहित करता है। तो इस प्रकार की ये एक संवेदनशील मामला है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिसिया प्रशासन को, शासन प्रशासन को संजीदगी से काम करने की आवश्यकता है और कड़े से कड़े रूप में इनको सजा देने की आवश्यकता है और ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। परंतु धर्म की आड़ पे, चुनाव की आड़ पर और बदले की आड़ पर, ईडी और सीबीआई की आड़ पर अगर इस प्रकार की हरकतें की जाती है, किसी को परेशान किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो ऐसी घटनाओं को क्या कहें, आप खुद ही समझदार हैं।
अब ईडी की बात अगर आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का डेरा, रमन के घोटालों की जांच का दबाव डाला जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। देर रात तक चलता रहा विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने जाते हुए झूमा झटकी भी हुई, बैरिकेड्स तोड़ा गया या बैरिकेड्स टूट गया। जी हां, आपको बता दें कि ईडी दफ्तर के बाहर आंदोलन के चलते शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने वहीं लंगर लगाया हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए सुबह और शाम भोजन के साथ नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। पदाधिकारी और कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं बारी बारी से लगातार वहां पहुंचते रहते हैं। प्रदर्शन के दौरान वहां लगातार डीजे बजाया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता रघुपति राघव राजाराम भजन गाते रहते हैं। राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। जी हां, राजधानी रायपुर में ईडी के जो दफ्तर है, सीबीआई का जो दफ्तर है, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा तंबू गाड़ दिया गया है ताकि उनकी एक एक चीजों पर निगाह रखी जा सके, वो कहां पर किस प्रकार की हरकत करने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में हुए अरबों के अलग अलग घोटालों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं ने सुबह से डेरा डाल दिया। इस दौरान रमन सरकार के प्रमाणित घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। सुबह से देर रात तक ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी डटे रहे, वहीं जमकर नारेबाजी भी होती रही। हालांकि दोपहर में आंदोलनकारियों से जिला प्रशासन के अफसर ने भाजपा के घोटालों की जांच से संबंधित ज्ञापन ले जाकर ईडी अफसरों को सौंपा। इधर प्रदर्शन के दौरान कई मौकों पर कांग्रेसी उग्र भी हुए। वहीं ईडी दफ्तर के बाहर लगे पहले बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और बाद में फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ईडी दफ्तर के सामने उनका जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान राजनीति से प्रेरित कार्रवाई भी की गई और इस दौरान जमकर नारेबाजी और हुज्जतबाजी भी होती रही और नाम मात्र का उसमें कार्रवाई भी किया गया। तो जिस प्रकार से कांग्रेस को ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है, तो अब कांग्रेसी भी अब इस बारे में सजग हो गए हैं और उनको भी पता है कि रमन सरकार के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं या लगे जो आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर भी सीबीआई और ईडी के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, ये कर इनके द्वारा मांगे मांगी जा रही है। जी हाँ, अब अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर के पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से रमन सिंह के ऊपर नान घोटाला, चीट फंड समेत अन्य घोटाला लगा था, जिसको लेकर ये जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। रमन सरकार के नान घोटाले और चीट फंड घोटाले समेत रतन जोत घोटाला, शौचालय घोटाले की जांच को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नान और चिटफंड घोटाले में तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। क्या भाजपा सरकार के समय के घोटालों की वजह से इसकी जांच में परहेज किया जा रहा है? जी हां, यह भी एक सोचने वाली बात है। हम आम जनता, आम जो पब्लिक है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि बार बार ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं, 90 से 95% जो छापे हैं, वे सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेसी नेताओं पर क्यों, भाजपा या अन्य किसी पार्टी या दलों के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं? तो आप सोचिए। तब तक मैं आपको अगली बड़ी खबर की बात बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की लोहा कोयला खदानों पर इनकी गिद्ध की निगाहें हैं, ये कहना है भूपेश बघेल जी का। जी हां, राज्य सरकार बीच में खड़ी, इसलिए ईडी के सहारे षड्यंत्र रचा जा रहा है। महादेव ऐप पर बोले मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, भाजपा को हिंसा, खून, नफरत ही पसंद है। यही वजह है कि लगातार धर्म की आड़ में लगातार हिंसक प्रदर्शन या लगातार आंदोलन कर अब भूपेश बघेल या उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मुंगेली में भी कल भाजपाइयों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। अब तक भाजपाई कहां थे? 4 सालों से भाजपा जिले में या हमारे राज्य में कहीं पर भी नजर नहीं आई। कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर ये सामने मौखिक रूप से बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब चूंकि चुनाव है, इसलिए अब ये किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये एक जगह इकट्ठे होते हैं ये सारे नेता, और गांव गांव से अपने सरपंचों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाती है। सबके गाड़ियों में 100-100 रुपए का तेल डलवाया जाता है, पेट्रोल डलवाया जाता है, और सबको होटलों में नाश्ता और मंदिरों के दर्शन के लिए 100-100 रुपए और दिया जाता है। मतलब 200-200 रुपए में कार्यकर्ता इकट्ठा किए जाते हैं और इस भीड़ के साथ
प्रदर्शन करते हुए गोदी मीडिया को बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है और इनके माध्यम से ये अपने फोटो वीडियो लोगों तक साझा करते हैं कि हम किस प्रकार से देखिए आपके लिए सजगता से काम कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और इनके द्वारा किए गए जो गलत कारनामे हैं उसको उजागर करने की कोशिश भाजपाइयों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि 22 मिनट में 3 बार डोली सरगुजा की धरती। दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि सरगुजा में भूकंप के झटके कोरबा क्षेत्र में, कोरिया क्षेत्र में लगातार महसूस किए जा रहे हैं। बीते दिनों अगर हम बात करें, कल की अगर बात करें तो वहां पर 22 मिनट तक धरती डोलती रही। सरगुजा के जो रहवासी हैं वे इससे खासे परेशान नजर आए। पंखा हिलता हुआ नजर आया, अलमारियों के ऊपर रखे हुए जो कपड़े हैं, जो आपके बर्तन हैं, जो सामग्री है, वो सब गिरता हुआ वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। 8 बजकर 8:26 पर 3.4 रिएक्टर की तीव्रता थी। शहर से फुंदूर डिहारी और कल्याणपुर में था केंद्र। लोगों ने जमीन के भीतर ड्रिल मशीन चलने जैसी आवाजें सुनी है। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किस प्रकार से धरती डोल रहा था। प्लेट टेक्टोनिक की अगर बात करें तो किस प्रकार से प्लेटें सिकुड़ रही थीं, जिसकी वजह से धरती का ऊपरी जो सतह था वो हिल रहा था। एक और दिल दहलाने वाली खबर से पहले मैं आपको ये एक जानकारी दे दूं। लगातार मांग के बाद भी समय पर वेतन नहीं मिलने से प्रशिक्षक परेशान हैं। व्यवसायी प्रशिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। हम बात कर रहे हैं रायपुर जिले की, और रायपुर में 592 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है, जहां पर जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का वेतन बीते 3 माह से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों का जो पढ़ाई है वो खासा प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पढ़ाने वाले शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की किताबें भी नहीं पहुंची है, जिसके चलते विद्यार्थियों को अलग अध्ययन और अध्यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 2014-15 की अगर बात करें तो यहाँ पर 25 व हायर सेकेंडरी स्कूलों में से नवीन व्यवसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 592 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक स्कूल में एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में लगभग 1184 प्रशिक्षक कार्यरत हैं। इन प्रशिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता। अभी प्रशिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों का, बच्चों का पढ़ाई जो है वो खासा प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। समग्र शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रभारी अजय देश पांडे ने बताया कि प्रशिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी से वेरिफिकेशन कराने कहा गया है, जिसके बाद भुगतान किया जाएगा। वहीं किताबें आ गई हैं, एजेंसियों से किताबें ले जाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो किताबें भी आ गई हैं और उनको भेजने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान अब मैं जो सेंसिटिव बात है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये खबर है कोरबा का। कोरबा जो हमारा एनर्जी राजधानी कहा जाता है, वहां से बिजली पैदा हम करते हैं और पूरे देश में सर्कुलेट करते हैं वहां पर। तो कोरबा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिला बन जाता है। वहां पे से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। बेटे का शव बाइक में लेकर 55 किलोमीटर दूर पहुंचा अस्पताल। जी हाँ, एक पिता की दुखद दास्तां है। जो बेटे का जो शव था, नौजवान उसका बेटा है, उसका शव लेकर वो अपने मोटरसाइकिल में अस्पताल पहुंचता है। मां के साथ तालाब में नहाने गए मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। मरचूरी के अभाव में रात भर घर पर रखा था शव। पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाने ना तो एम्बुलेंस मिला और ना ही पुलिसिया वाहन मिली। जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई 108 की दास्तां। 108 पे अगर आप फोन करें, 104 पे अगर आप फोन करें तो आपको इतने सवाल पूछे जाते हैं और इतना समय लग जाता है कि तब तक अगर कोई इमरजेंसी, अगर कोई हालात बनते हैं तो ऐसे कंडीशन में मरीज अपने जान गंवा बैठता है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि बेटे को पोस्टमार्टम के लिए या बेटे को इलाज के लिए जब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई तो पिता ने क्या किया, मोटरसाइकिल पे अपने बच्चे का शव या अपने बच्चे को रखा और वो अस्पताल की तरफ चला गया। सोचिए कितना वो विहंगम दृश्य रहा होगा उस पिता के दिल पर, क्या बीत रही होगी। अपने ही पुत्र के शव को अपने मोटरसाइकिल में लेकर वो अस्पताल की ओर जा रहा है। आपको बता दें
कि लेमरू थाने से मासूम के शव को लेकर लाचार पिता बड़े भाई के साथ बाइक में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रवाना हुआ। यह खबर सीएमएचओ डॉक्टर एस.एन. केसरी को मिल गई। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुक्तांजलि कर्मचारियों से संपर्क किया। सीएमएचओ ने किसी भी सूरत में मासूम के शव को परिजनों के साथ घर पहुंचाने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मुक्तांजलि में परिवार शव को लेकर फिर गांव पहुंचा। तो देखिए किस प्रकार से घटनाक्रम घट रही है छत्तीसगढ़ में। ये सिर्फ कोरबा की बात नहीं है, हम मुंगेली में भी इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप कहीं से गुजर रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ, आप तत्कालिक उसकी मदद करना चाहते हैं और तत्कालिक मदद करने के लिए आप जब 108 को 104 को या कोई सभी जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं उसको फोन करते हैं, तो उनके द्वारा सुविधाएं महज 40% ही पहुंच पाती है। 60% में आप नाकामी आपको हाथ लगेगी। आपको अपने ही प्राइवेट व्हीकल में या किसी को किराया करके आपको उस मरीज को अस्पताल तक ले जाना पड़ेगा। और अगर आप ले जाते हैं अस्पताल तो वहां पर भी सरकार कहती है, शासन प्रशासन कहती है कि अगर एक्सीडेंटल कोई मामला है और आप अगर त्वरित मदद करने के लिए सामने आते हैं तो आपकी कोई जानकारी वहां पर नहीं ली जाएगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% ये बातें निकलकर सामने आती है कि आपकी जानकारी ली जाएगी। थाना और पुलिस के द्वारा भी आपको परेशान किया जाएगा कि आप आइए, साइन कीजिए, अपना नाम बताइए, अपना फोटो दीजिए, अपना परिचय दीजिए। इस प्रकार की घटना भी मुंगेली में और आसपास क्षेत्रों में हम देख चुके हैं। बहरहाल इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जियो एयर फाइबर गणेश चतुर्थी को होगा पेश, बिना केबल हर घर तक पहुंचेगा तेज इंटरनेट। जी हाँ, ये लाइव हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा लाइव हो, क्योंकि अभी समय है और आज थोड़ा सा कामों से थोड़ा फुर्सत मिला था, इसलिए मैं सोचा कि आपसे थोड़ी सी लंबा चर्चा करूंगा और लंबे मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा लंबा लाइव इस बार ले रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माहौल भी बहुत बढ़िया है। आज मौसम बदली का रहा है, बारिश भी हुई है इस क्षेत्र में और बारिश के चलते मौसम काफी सुहाना सा हो चला है। सूरज देवता ढल चुके हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये पश्चिम दिशा है। सूरज देव जो हैं वो ढल चुके हैं, लेकिन अभी उनका जो आसमान में जो उनकी अभी छाप है, जो अभी रोशनी है, उस लिहाज से अभी लाइव करने के लिए अभी समय है मेरे पास। तो इसलिए मैं आपके सामने कुछ खबरें और एक्स्ट्रा आपको परोस रहा हूं। जियो की अगर बात करें तो जियो एयर फाइबर गणेश चतुर्थी को होगा पेश, बिना केबल हर घर तक पहुंचेगा तेज इंटरनेट। इंटरनेट की अगर बात करें तो बिना इंटरनेट के जीवन एक तरह से अधूरा लगता है। आप देख सकते हैं कि मैं भी अपने घर के सेकंड फ्लोर के ऊपर टेरेस पे बैठकर ये लाइव कर रहा हूं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कई जगह हम कटते हैं, हमारा लाइव कट जाता है, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो है और बहुत परेशानियों का हम सामना करते हुए आप तक खबरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत दूर नहीं है, मुंगेली जिला से लगभग आपका 5 किलोमीटर के दायरे में हम अवस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंटरनेट बहुत ही स्लो है। आप 5 किलोमीटर का दायरा छोड़िए, मुंगेली जिला का कलेक्ट्रेट परिसर से लगा हुआ करही गांव जो उसी से लगा हुआ है, महज 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर भी इंटरनेट नहीं आता। तो इस प्रकार से मोहले जी का ये क्षेत्र है। मोहले जी लगातार इस क्षेत्र से विधायक, सांसद और मंत्री भी पद पर रहे हैं। कभी भी चुनाव जब जीतते हैं, चुनाव का जब समय रहता है, उस समय ये गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में घूमते फिरते और इनका जो टोली है वो नजर आ जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये एकदम से गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई नेता मंत्री है भी कि नहीं। फिर पूरा 4 साल या कहें पूरा 4.5-5 साल जो रहता है वो सिर्फ कांग्रेसी ही आपको नजर आएंगे, जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और अर्थडे, बर्थडे और नए नए कार्यक्रम, इवेंट कराते हुए आपको उनके होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर कामों की बात कहें तो काम ना ही ये करते हैं और ना ही जो पार्टी में बने हुए हैं, जो जीत कर आते हैं, विधायक और सांसद बन के आते हैं, उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनके द्वारा इनको भर भर कर वोट दिया गया रहता है या भर भर कर जनता को ये ले गए रहते हैं इनके कार्यक्रमों में, तो उन कार्यकर्ताओं की झोलियां इनके द्वारा भरी जाती हैं। उनकी जो मांगे होती हैं, चाहे वो कोई मंदिर निर्माण के लिए हो, कोई सामुदायिक भवन निर्माण के लिए हो, कोई सड़क या कोई नाली निर्माण के लिए हो, तो उनको ये दिया जाता है।
दूसरी बात, जब कोई योजनाएं आती हैं शासन प्रशासन के द्वारा, योजनाएं जब लॉन्च की जाती है तो उन योजनाओं की ठेकेदारी भी ये अपने कार्यकर्ताओं को ही देते हैं, जिससे ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो काफी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो इनको चुनाव जिताते हैं, और यही वजह होता है कि चुनाव जीतने के बाद यही नेता मंत्रियों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को ठेका दिया जाता है। चाहे वो नल जल योजना के लिए, पाइपलाइन के लिए बात करें, चाहे टंकी बनाने के लिए बात हो, या फिर अगर हम बात करें आपका गिरदावली के लिए बात हो, चाहे आपका आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई सी भी योजना होती है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। रेतों की अगर बात करें, कोयले की अगर बात करें, तो इनके ही ठेकेदार या इनके ही जो करीबी जो होते हैं, इन्हीं को वो टेंडर जारी किया जाता है, और इन्हीं के द्वारा मुरुम का, मिट्टी का, रेती का, गिट्टी का या ईंटे का, ये सारा काम जो होता है इन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि इनके द्वारा अगर कोई हादसा होता है, इनको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। आपको बता दें, परमिशन इसलिए आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इन्हीं के द्वारा जिताया गया वो नेता, विधायक, मंत्री और सांसद होता है, जिनके द्वारा इनको ठेका दिया जाता है, तो इनके 100 खून माफ होते हैं, 100 गुनाह माफ होता है। यही वजह है कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें खासा मजबूत होते जाती हैं। बहरहाल, हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, जियो की बात कर रहे थे, तो जियो ने जिस प्रकार से मार्केट में आते ही एक बड़ा बवंडर मचा दिया था, एक बड़ा खलबली मचा दिया था रिटेल मार्केट पे। एयरटेल, आइडिया और बीएसएनएल जो बहुत सारी कंपनियां थी उस समय, अगर हम आपके जियो, रिलायंस की अगर बात करें, तो रिलायंस के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके द्वारा आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ, तो जियो लॉन्च होने के बाद सारे कंपनियों में ताला पड़ गए। आपको पता है कि अभी सिर्फ एयरटेल जियो के मुकाबले खड़े हो सका है। एयरटेल, और आप तक जो हम ये लाइव पहुंचा रहे हैं वो हकीकत में यहाँ पे जियो से संभव नहीं है। इस जगह पे हम एयरटेल के माध्यम से ही आप तक लाइव पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जियो ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अब हम जियो एयर फाइबर के माध्यम से गणेश चतुर्थी में इसको पेश करने वाले हैं। बिना केबल के हर घर तक पहुंचेगा इंटरनेट। ये बड़ी खबर है। तो जो हम इंटरनेट को लेकर जो खासे परेशान होते हैं कि हमारे पास ये स्पीड क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों किसी वीडियो को डाउनलोड या अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। आपको बता दें कि 1.50 लाख नए ग्राहक हर दिन जोड़ेगी एयर फाइबर के आने वाली जियो। जी, आने वाली जो जियो की जो नई ये स्कीम है, इसके आधार पर लगभग 1.5 लाख लोग रोज नए जुड़ने वाले हैं। 20% कम दाम पर हो सकता है लॉन्च। जियो एयर फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं होगी। यह 5G वाईफाई सेवा है। 1 Gbps तक की तेज इंटरनेट मिलने की उम्मीद है। जियो अपने एयर फाइबर प्लान को अन्य कंपनियों के मुकाबले 20% कम कीमत पर लॉन्च कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, जियो जो है वो पहले तो मुफ्त में लॉन्च हुआ, फिर कुछ पैसे लिए गए, फिर अब सबसे महंगी कंपनी के रूप में स्थापित है। आप जानते हैं कि महीने का आपको इंटरनेट का रिचार्ज 400, 500 रुपए, 700 रुपए का आपको कराना पड़ता है। तो वैसा ही अभी फिलहाल जब ये जियो जब एयर फाइबर जब लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अभी सबसे कम दरों पर आपको मिलने वाला है। लेकिन आगे आप जानते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा रेट बढ़ाया जाता है, और जब हमको आदत लग जाती है तो फिर हम उसको यूज भी करते हैं। आपको बता दें कि बीमा क्षेत्र में उतरेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अंबानी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएस की भविष्य की योजनाओं पर कहा, कंपनी आने वाले वर्षों में कई तरह की वित्तीय सेवाएं देगी। कंपनी बीमा क्षेत्र में भी कदम रखेगी, जिसके जरिए वह ग्राहकों को लाइफ, जनरल व स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बेचेगी। इसके लिए जेएफएस दुनिया की बड़ी बीमा कंपनियों से करार करने वाली है। जी हाँ, इस प्रकार की खबरें ये जियो की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद पहली तिमाही में 10 अरब डॉलर का रह सकता है चालू खाता घाटा। जी हाँ, ये मैं आपको अंतिम बड़ी खबर पढ़कर बताने वाला हूं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के शासन में हम किस प्रकार से लगातार हर क्षेत्र में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में ग्रोथ का मतलब उन आंकड़ों से नहीं होता। आपके जेब में बचने वाला वो आखिरी रुपया ये बताता है कि आपके क्षेत्र में आपका कितना विकास हुआ, आप अपने आपके लिए कितना विकास कर पाए हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। चूंकि आगामी दिनों में चुनाव है, तो यहाँ पर पहला जो तिमाही है, 3 महीने का जो हमारा सफर है,
ये 4 हिस्सों में बांटा गया है, 3-3 महीने का 4 हिस्सा होता है। इसमें पहले जो तिमाही हमारा बजट सत्र जो गया है, इसमें हमारा जो चालू खाता है वो कितने घाटा में है, इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इंडिया रेटिंग का दावा करता है 64 अरब डॉलर रह सकता है व्यापार घाटा अप्रैल जून में। जी हाँ, 64 अरब डॉलर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये जो पैसा है, ये हमारे ऊपर बर्डन है। अगर हम किसी देश से या हम संयुक्त राष्ट्र संघ से या हम कहीं से भी पैसे अगर हम उधार लेते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो वो जो उधार है, देश ने जो उधार लिया है, उस उधार को हम यहाँ की टोटल आबादी पर बांट देते हैं। तो प्रति व्यक्ति अगर हम उधारी की अगर बात कहें तो हमारी आय से बहुत ज्यादा गुना बहुत ज्यादा है, जिसके आधार पर आप अपने इस प्रगति को, विकास को और जिस प्रकार के सपने आपको प्रलोभित किए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके आधार पर आप कंपेयर कर देख सकते हैं। बहरहाल अगर हम आपको बताएं कि इन सभी मुद्दों से आम जनता को ज्यादा लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि 70 से 75% जो आबादी है वो हमारी ग्रामीण आबादी है, आज भी गांव में रहते हैं, और जो 25 से 20% आबादी शहरों की तरफ जो रुक कर गए हैं, वो भी, उसमें भी अगर उसको हम 100%, 25% को भी अगर अपने आप में 100% मान ले, तो उसमें का भी 75% जो शहर में रहते हैं वो भी ग्रामीण इलाकों से ही बिलोंग करते हैं। उनकी भी सोच में आम दिनचर्या की बातें होती हैं, आम जो जीवन होता है उसको सही तरीके से सर्कुलेट करें, 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था कहीं से हो जाए। इन्हीं सब बातों पे वो अपना पूरा 24 घंटा खत्म कर देता है। देखते देखते पूरे साल खत्म हो जाते हैं और देखते देखते पूरा 5 साल खत्म हो जाता है। उनको कभी भी इन आंकड़ों के बारे में जानकारी ही नहीं होती, या इस प्रकार की चीजों के बारे में वो जानना भी नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि आपके क्षेत्र में जो भी नेता सक्रिय होगा या जो भी पार्टी सक्रिय होगी, जिसको आप वोट देते होंगे या जिसको वोट आप नहीं देना चाहते होंगे, ये सभी उन चीजों का फायदा उठाते हैं, आपके वोट से फायदा उठाते हैं। चाहे आप वोट दें या चाहे आप वोट ना दें, दोनों से इनको फायदा बखूबी पहुंचता है। तो इसलिए संविधान ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर जारी किया, जिसमें आप जब वोट देने आप जाएं तो वहां पर आप वोट देने का भी आपको अधिकार है, और आप वोट नहीं देना चाहते अपने इनमें से किसी कैंडिडेट को, जिसको हम नोटा कहते हैं, वो बटन भी बनाया गया है। तो अगर हम नोटा दबाते हैं, अगर वो कैंडिडेट कोई अगर सक्षम नहीं है, सभी भ्रष्टाचारी हैं, सभी लोगों का राजनीति हम पहले देख चुके हैं, उनका बिहेवियर देख चुके हैं, तो आप नोटा बटन दबा सकते हैं। अगर ये नोटा के आंकड़े जब जारी करें, तब फिर आपको पता चलेगा कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा ये बस्ती कितना जागरूक हुआ। जितना नोटा पे वोट जाएगा, उस आधार पर हम वहां की जागरूकता को बता सकते हैं। जब तक बीजेपी कांग्रेस को अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा गली, हमारा नुक्कड़ कितना नासमझ है या कितना अभी शिक्षा का अभाव है। जी हाँ, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि देश का चालू खाता घाटा CAD पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1% या 10 अरब डॉलर रह सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया रेटिंग के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में समान तिमाही में यह घाटा 18 अरब डॉलर या 2.1% पर था। एजेंसी का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, क्योंकि वस्तु निर्यात में कमी आई है और यह 100 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। आयात 163 अरब डॉलर रहेगा। इससे कुल व्यापार घाटा 64 अरब डॉलर रह सकता है। इंडिया रेटिंग ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी से जून के बाद से सेवाओं की मांग घटी है। वैश्विक सेवा PMI जुलाई में 5 माह के निचले स्तर पर यानी 52.7% पर रहा है। यह है हमारा चालू वित्तीय वर्ष का घाटा का प्रतिशत। तो कितना हम लॉस पे, इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम कितने घाटे में हैं। बहरहाल आप देख रहे थे RJ रमझाझर। मेरी कोशिश होती है, मैं हूं पुखराज सिंह, मेरी कोशिश होती है कि मैं आम जो खबरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिनको अखबारों ने सुर्खियां बनाई हैं, उन सुर्खियों को आप तक ले जाऊं, और जो वो
छापे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसका प्लस और उसका माइनस मैं आप तक बात कर सकूं। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। लोगों को जब आप खबर शेयर करते हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खबर को शेयर कर लीजिए, ताकि हमको बार बार शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जब जब हम लाइव होंगे या जब जब हम खबर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो आपके पास सबसे पहले वो खबर पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं, अपने सवाल भी रख सकते हैं, आप और क्या नया उसमें सुधार चाहते हैं। बहरहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।